हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल। लास्ट क्लास में हमने फजांस रूल पढ़ा था। चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। फजांस रूल में हमने क्या देखा था कि अगर कोई केटायन है, स्मॉल केटायन होगा और एनायन यूजुअली लार्ज होता है, राइट। केटायन का न्यूक्लियस, अगर ये केटायन है और ये एनायन है, केटायन का न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा, एनायन का न्यूक्लियस केटायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा। लेकिन केटायन का न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस में डिस्टेंस ज्यादा है। अब इस डिस्टॉर्शन को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन, राइट। और एक मैंने और टर्म बताया था, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन मींस पावर ऑफ केटायन टू डिस्टॉर्ट एनायन। अगर पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन इन एनायन इंक्रीज होगा, पोलराइजेशन इन एनायन इंक्रीज होगा तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। मीन्स मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, और कभी भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। मीन्स यहां पे कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। क्लियर है? तब बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन इन एनायन इंक्रीजेस, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। सिंपल है। अब ये पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा? तो फर्स्ट फैक्टर है पोलराइजिंग पावर पे। पोलराइजिंग पावर डिपेंड करेगा चार्ज डेंसिटी ऑन केटायन पे। चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज बाय साइज। मींस चार्ज ऑन केटायन इंक्रीजेस, चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस, polarizing power increases, polarization increases. Similarly, size decreases, size of cation decreases, charge density of cation increases, polarization increases. दो फैक्टर हो गए, चार्ज ऑन केटायन एंड साइज ऑन केटायन। थर्ड फैक्टर था चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन एनायन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस। अगर एनायन पे चार्ज ज्यादा है तो ये इजीली केटायन से अट्रैक्ट होगा, फिर यहाँ पे पोलराइजेशन होगा। तो चार्ज ऑन एनायन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था साइज ऑफ एनायन। फिर से अगर एनायन का साइज ज्यादा होगा तो फिर से एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर होगा, राइट। मीन्स ये इजीली डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो फिर से बोल सकते हैं कि साइज ऑन एनायन इंक्रीजेस, साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। नेक्स्ट थिंग मैंने बोला था फोर्थ फैक्टर तो ये हो गया। फिफ्थ फैक्टर था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लियर है? तो अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो एस ब्लॉक से केटायन से ज्यादा पोलराइज करेगा। आई होप मैंने आपको इतना बताया था फजांस रूल में। चलिए अब हेडिंग देते हैं एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल। चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन आते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक, तो थर्मल स्टेबिलिटी यहां पे हमें कंपेयर करना है। मींस यहां पे होगा क्या, आपको दो कंपाउंड दे देंगे और इन दोनों कंपाउंड में आपको थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, राइट। तो सबसे पहले आप ये सीखें कि थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो आप समझे थर्मल स्टेबिलिटी, नेम से आप समझ में आ जाएगा। थर्मल मीन्स हीट, राइट। अब ये थर्मली स्टेबल का मतलब होता है कि अगर कोई कंपाउंड है, राइट, और मान लीजिए आपने इस एक कंटेनर में कंपाउंड को ले लिया और आपने नीचे आग लगा दिया, मीन्स आप इसको हीट कर रहे हो। क्लियर है? अगर मैं हीट कर रहा हूं और ये कंपाउंड ब्रेक नहीं हो रहा है, मीन्स ये कंपाउंड एज इट इज है। हीट करने से इस कंपाउंड का कुछ नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये कंपाउंड थर्मली स्टेबल है। लेकिन अगर मैं कोई कंपाउंड दे दूं और हीट करने पे ये कंपाउंड ब्रेक हो जाए, मीन्स ये मेल्ट हो जाए या ब्रेक हो जाए, तो अगर ये ब्रेक हो रहा है हीट करने पे
तो ये कंपाउंड थर्मली अनस्टेबल हो गया। आई होप आपको थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड का मतलब समझ में आया होगा। थर्मल स्टेबिलिटी या कोई कंपाउंड थर्मली स्टेबल है मैं बोलूं तो आपको यही समझना है कि अगर मैं हीट करूंगा तो ये कंपाउंड ब्रेक नहीं होगा, हीट से ये स्टेबल है, राइट, हीट रेजिस्टेंस है एकदम देसी में बोले तो सबसे पहले आप चलिए थर्मल स्टेबल मीन्स मैं लिख देता हूं एक लाइन, आपको समझ में आना चाहिए। इफ अ कंपाउंड इज thermally stable, it means it does not decompose या break बोल सकते हैं या dissociate, right, it does not dissociate या decompose on heating। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे करना क्या है हमें थर्मल स्टेबिलिटी में। मान लीजिए कि मैं आपको दे दूं कि कोई मेटल कार्बोनेट है MCO3, लेट्स से ऐसे मैंने मेटल कार्बोनेट ले लिया, M मतलब कोई भी मेटल है, कार्बोनेट है। अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक होता है मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 में। ये सिंपल सा रिएक्शन है, शायद हमने मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा होगा। मेटल कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो ये कन्वर्ट होगा मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्शन है कि मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे आप तो ये कन्वर्ट होगा मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 में। क्लियर है? अब ये समझने का ट्राई करना, ये जो मैंने केस लिया है यहाँ पे केटायन मेटल है, एनायन कार्बोनेट एनायन है, मीन्स यहाँ पे जो एनायन लिया है मैंने, ये एनायन कौन सा है, CO3 2-। क्लियर है? यहाँ पे कार्बोनेट एनायन है। तो यार इस एनायन में, ये जो कार्बोनेट एनायन है, इनमें कितने एटम दिख रहे हैं आपको? काउंट करिएगा नंबर ऑफ एटम, तो 1 कार्बन के एटम है और 3 ऑक्सीजन के एटम है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ 4 एटम है। यहाँ पे इस एनायन में 4 एटम है। तो ऐसे एनायन को बोलते हैं पॉलीएटॉमिक एनायन। आई होप आपको ये एक चीज समझ में आ गया होगा कि पॉलीएटॉमिक एनायन क्या होते हैं। ऐसे एनायन जिनमें मोर देन 1 एटम होते हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक एनायन। क्लियर है? अब क्या होता है, जो पॉलीएटॉमिक एनायन होते हैं इनका थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग फजान्स रूल से कंपेयर करेंगे। ये जनरल की पॉइंट है। तो की पॉइंट ये है कि अगर पॉलीएटॉमिक एनायन होगा तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी इज कंपेयर्ड बाई, मैं रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं, इज कंपेयर्ड बाई फजान्स रूल। क्लियर है? लेकिन ये तो चलिए फर्स्ट केस मैं ले लेता हूं। सेकेंड केस, चलिए मान लीजिए कि कोई कंपाउंड ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड है, राइट, सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, अगर आप इसको हीट करेंगे, राइट, तो ये फिर ब्रेक होगा। ये ब्रेक होता है Na प्लस Cl माइनस में। ये आयंस में ये भी ब्रेक होता है, आयनिक कंपाउंड है तो आयंस में ये ब्रेक होता है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, ये जो एनायन है, यहां पे एनायन क्या है, एनायन यहां पे बेसिकली Cl माइनस है। क्लियर है? तो यार ये जो Cl माइनस एनायन है, आप देख रहे हैं कि इस एनायन में कितने एटम है, तो यहाँ पे जस्ट 1 एटम है, सिर्फ और सिर्फ Cl 1 ही एटम है। तो ऐसे एनायन को बोलते हैं मोनोएटॉमिक एनायन। मोनोएटॉमिक एनायन। ये जो मोनोएटॉमिक एनायन होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें मोनोएटॉमिक एनायन है, इनका थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं लैटिस एनर्जी से। फजान्स रूल से कंपेयर नहीं करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? लैटिस एनर्जी से। लैटिस एनर्जी क्या होता है, ये मैं आप इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा है लैटिस एनर्जी। ठीक ना? बेसिक डेफिनेशन तो मैंने शायद बताया होगा, ठीक नहीं भी तो चलिए अपन इस टॉपिक में देखेंगे। तो मोनोएटॉमिक एनायन का थर्मल स्टेबिलिटी मैं लिख सकता हूं, थर्मल स्टेबिलिटी
is compared by lattice energy। तो चलो यार, अगर थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर किया, अभी मैंने कंपेयर किया नहीं है, पहले मैंने दो केस बना लिया। फर्स्ट केस जिसमें पॉली एटॉमिक एनायन हो, मैंने ये एग्जांपल लिया मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 में बनता है। तो यहाँ पे एनायन कार्बोनेट एनायन है, तो आप देख रहे हैं ये एनायन पॉली एटॉमिक एनायन है। आप चाहे तो पॉली एटॉमिक एनायन के बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आप कोई एग्जाम्पल आप खुद से गेस करिए, और भी एनायन जो पॉली एटॉमिक एनायन है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, और कोई बोलिए जरा, खुद से सोचिए क्या हो सकता है। सल्फेट SO42 माइनस, सल्फाइट SO32 माइनस, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, फॉस्फेट PO43 माइनस, आर्सेनाइट एंड सो ऑन। ये सारे बेसिकली पॉली एटॉमिक एनायन है। मोनो एटॉमिक एनायन के चलिए एग्जांपल खुद से बोलिए, सोचिए क्या होगा। एग्जांपल में यहाँ पे मोनो एटॉमिक एनायन है, सिर्फ वन एटम होना चाहिए, नाइट्राइड NP3 माइनस, OP2 माइनस ऑक्साइड, FP माइनस सल्फाइड, ClP माइनस, PrP माइनस, I माइनस, सल्फर पे 2 माइनस एंड सो ऑन। यहाँ पे देख रहे हैं आप, सब में सिर्फ एक ही एटम दिख रहा है, तो ये सारे मोनो एटॉमिक एनायन है। क्लियर है? तो यार अगर मोनो एटॉमिक एनायन होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी हम जनरली कंपेयर करेंगे लैटिस एनर्जी से। लैटिस एनर्जी क्या होता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर पॉली एटॉमिक एनायन है तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे फजांस रूल से। क्लियर है? अब आपको डाउट आएगा कि इनके लिए फजांस रूल और इनके लिए फजांस रूल क्यों नहीं यूज करेंगे। तो देखो यार, सिंपल सा लॉजिक ये है, फजांस रूल यूज करने के लिए पोलराइजेशन ज्यादा होना चाहिए। फजांस रूल का मतलब ही क्या है कि केटायन होगा, केटायन एनायन को पोलराइज करेगा तो इनके बीच में कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो हम ये वैसे एनायन पे यूज करेंगे जिनमें पोलराइजेशन डोमिनेटिंग फैक्टर हो। बात समझ में आ रही है? मींस ऐसा एनायन है जिसमें पोलराइजेशन डोमिनेटिंग फैक्टर है, ऐसे केस में आप फजांस रूल यूज कर सकते हैं। राइट? अब अगर देखिए यार, यहां पे देखा जाए पॉली एटॉमिक एनायन है, तो पॉली एटॉमिक एनायन का साइज ज्यादा होता है यूजुअली। कार्बोनेट है, इसमें 4 एटम है, तो अगर लार्जर एनायन है तो इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा। पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो फिर यहां पे फजांस रूल डोमिनेट करेगा। लेकिन अगर स्मॉलर एनायन है, मोनो एटॉमिक एनायन है, तो यहां पे फजांस रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्मॉलर एनायन है, ज्यादा पोलराइजेशन हो ही नहीं रहा है, ज्यादा पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, फिर हम फजांस रूल को भाव नहीं देंगे। देखेंगे हम लोग लैटिस एनर्जी क्या होता है, तो हम लोग लैटिस एनर्जी यूज करने वाले हैं। पॉइंट समझ में आया? पहले आपको एक चीज समझ में आ गया कि अगर पॉलीएटॉमिक एनायन में फजांस रूल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये लार्ज एनायन है, इनमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो फजांस रूल डोमिनेट करेगा। मोनोएटॉमिक एनायन एक ही एटम है, यूजुअली साइज कम होता है, तो फिर यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे फजांस रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? डोमिनेट नहीं करेगा। अब चलिए अपन आते हैं कि पोलराइजेशन से थर्मल स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है। चलिए इस टॉपिक पे आते हैं। आपको ये वाला पार्ट तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अब इस पार्ट पे फोकस करना है हमें। चलिए अपन नेक्स्ट आते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन। आपको पता है, चलिए मैं कार्बोनेट का एग्जांपल ले लेता हूं कि मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे, मेटल कार्बोनेट को हीट किया तो यार ये मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 बन रहा है। ये रिएक्शन आपको पता है। मेटल कार्बोनेट का स्ट्रक्चर चलिए मान लीजिए M CO3 माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। राइट? मेटल M पे लेट से 2 प्लस है, कार्बोनेट हीट किया अपन ने, मेटल के साथ ऑक्सीजन
मेटल के साथ ऑक्सीजन प्लस CO2। अब देखिए एक चीज की ब्रेक कैसे हो रहा है। मेटल पे 2 प्लस चार्ज है, जस्ट मैंने एग्जांपल ले लिया कोई मेटल पे 2 प्लस चार्ज है, मान लीजिए कार्बोनेट CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये एक साथ में इनमें आयनिक बॉन्ड रहेगा, मान लीजिए मेटल 2 प्लस और O माइनस में इनमें अट्रैक्शन रहेगा। अभी मेटल कार्बोनेट एक साथ है, हीट करूंगा तो ये ब्रेक कहां से हो रहा है, ध्यान से देखिए आप, ब्रेक कहां से हो रहा है, मेटल के साथ ऑक्सीजन आ रहा है राइट, और CO2 बाहर जा रहा है। इसका मतलब है कोई भी बोल सकता है यार कि ये कहां से ब्रेक हो रहा है, तो ये O माइनस है तो इसको यहां से ब्रेक करना है। ये रिएक्शन देखा मैंने पहले कि मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक हो रहा है। अब मैं बोल सकता हूं ब्रेक कहां से होगा, तो MO एक साथ आएगा और ये CO2 बाहर जाने वाला है। कैसे बाहर जाएगा अपने को अभी मतलब नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 देख के मैं एक चीज तो बता सकता हूं कि MO एक साथ आएगा, ये या फिर ये कोई भी एक ऑक्सीजन एक मेटल ऑक्साइड एक साथ आएगा और CO2 यहां से बाहर जाएगा। क्लियर है। अब आप खुद से सोचिए कि मेटल है और O माइनस है, अगर मैं बोलूं कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन अगर मैं इंक्रीज कर दूं राइट, तो अगर मैं कैटायन का पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करूंगा तो ये क्या करेगा, O माइनस इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन M एंड O इंक्रीज हो जाएगा। पॉइंट समझ में? अगर इसका पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे मेटल एंड ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ये मेटल यहां से इलेक्ट्रॉन अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा मींस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। मींस बोल सकता हूं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन M एंड O माइनस इंक्रीजेस। ये पॉइंट चमका, M एंड O माइनस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया। अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन O माइनस एंड कार्बन डिक्रीजेस। तो मैं बोल सकता हूं यार कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन O माइनस एंड कार्बन डिक्रीजेस। क्लियर है। अगर O माइनस एंड कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया तो O एंड कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ, अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बहुत ही कम है, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। पॉइंट चमका। मैं बोल सकता हूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, या फिर ऐसे लिख देता हूं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। आई होप ये लाइन समझ में आ रहा होगा आपको, रिलेट करने का ट्राई करिए। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, ज्यादा पोलराइज करेगा मींस यहां से इलेक्ट्रॉन एनायन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो मेटल एंड ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। तो अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, इधर कम डोनेट करेगा, मींस ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा। अगर इधर इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में कम है तो इस बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है फटाक से ब्रेक होगा। अगर फटाक से ब्रेक होगा तो ये MO प्लस CO2 में फटाक से फॉर्म होगा। फटाक से फॉर्म होगा तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। नहीं समझा? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ही है कि मैं आग लगाऊं, हीट करूं और ये ब्रेक ना हो। अगर ब्रेक नहीं हो रहा है मींस थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, फटाक से ब्रेक हो रहा है मींस थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया? तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज हो गया तो फिर आप बोल सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। मींस अगर पोलराइजिंग पावर कैटायन का इंक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। क्लियर है क्या? एक चीज आप इसको और, इतना तो मैंने रिलेट कर दिया, देसी में कैसे अब आपको बताना है एक लाइन में। देखो यार पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर, खुद से बोलो, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। फटाक से आंसर देना है। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा
कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। याद रखना कि आयनिक बॉन्ड का थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। आयनिक बॉन्ड में आयंस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, एकदम देसी मेथड बता रहा हूं। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। याद रहेगा। चलिए आपको कंपेयर करना है। एग्जांपल Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CH2CO3, सीजियम कार्बोनेट। आपको इनमें थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। बी बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट। चलिए आपको थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। चलिए एक मैं आपको बता देता हूं। कार्बोनेट एनायन सेम है, राइट, पॉलीटोमिक एनायन है, फजांस रूल से यूज करने वाले हैं। लिथियम प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, सीजियम प्लस। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बस एक आंसर मैं बता देता हूं, दोनों के केस में वैलिड है यार। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज ऑफ केटायन, अरे बोलो बोलो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ केटायन इंक्रीजेज, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इज चार्ज बाय साइज, साइज इंक्रीजेज, चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेज, चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेज, पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेज, पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेज, पोलराइजेशन डिक्रीजेज। तो यहाँ पे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन डिक्रीजेज, पोलराइजेशन डिक्रीजेज, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीजेज, कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज, आयोनिक कैरेक्टर, अरे बोलो बोलो, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, टीएस इंक्रीजेज। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज, यहां भी इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। पॉइंट समझ में आया क्या। बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक, तो अपन अब एक चीज याद रखेंगे, कोई भी पॉलीएटॉमिक एनायन देगा, जस्ट एक लाइन का की पॉइंट, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। याद रहेगा, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए मैं कुछ और ये रिएक्शन थोड़ा आप याद रखें। किसी भी मेटल कार्बोनेट को हीट किया जाए तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। एक्सेप्शन भी शायद आपको याद होगा, याद है, मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, एक्सेप्ट कहां पे पढ़ाया था, मोल कॉन्सेप्ट में, एक्सेप्ट याद है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक, चलिए मैं आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं, सॉल्व करिए। शायद आप ये रिएक्शन बताओ यार। तो ये पहले लिख लेना आप, ये तो यार मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे, मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, याद है। चलिए जिंक कार्बोनेट को हीट किया, क्या बनेगा आपको बताना है। FeCO3 को हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, लेड कार्बोनेट को हीट किया, फिर Li2CO3 को हीट किया, बोलिए क्या होगा। सिमिलरली ये तो मेटल कार्बोनेट के लिए है। सेकेंड यार, अगर मेटल सल्फेट है, मेटल सल्फेट को हीट करोगे तो आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड प्लस SO3, और टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 800 केल्विन है तो फिर ये SO3 ब्रेक हो जाएगा SO2 प्लस हाफ O2 में। ये रिएक्शन, चलिए पहले ये मैं आपको रिएक्शन लिख दूं। यहाँ पे ये बनेगा जिंक कार्बोनेट, ये जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, ये बनेगा FeO प्लस CO2, CaO प्लस CO2, लेड ऑक्साइड प्लस CO2, Li2O प्लस CO2, ये बनेगा
बस यहाँ पे आप एक नोट में पॉइंट ऐड कर देना। पॉइंट क्या है? सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, किसके किसके? सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इनके कार्बोनेट, किसके किसके? याद रख लो अभी से, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इन चारों के कार्बोनेट हीट करोगे तो ये ब्रेक होते ही नहीं है, मतलब ये मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्ट होते हैं। मतलब आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, नीचे से आपने आग लगाया, कुछ ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन जस्ट मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ब्रेक नहीं होगा। याद रहेगा? तो लिखिए इसमें नोट में कि मेटल कार्बोनेट ऑफ सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम do not decompose on heating. Metal carbonate of sodium, potassium, rubidium, cesium do not decompose on heating. They melt at high temperature. रीजन आप अब खुद से सोच सकते हैं। रीजन बहुत ही सिंपल है। अभी मैंने आपको इनका कार्बोनेट का थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करा था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में इंक्रीजिंग हो रहा था क्या? इनके जो कार्बोनेट होते हैं ये थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनमें आयोनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। अरे यार अभी बताया ना ये जो प्रॉब्लम करवाया था, तो इनमें क्या होता है कि आयोनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण ये थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। याद रहेगा? चलिए आपको ये रिएक्शन नेक्स्ट मेटल कार्बोनेट का याद हो गया। अब मेटल सल्फेट को हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस SO3, यूजुअली मेटल ऑक्साइड प्लस SO3 पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर 800 केल्विन से ज्यादा है तो ये SO3 बेचारा भी ब्रेक हो जाएगा और बन जाएगा SO2 प्लस हाफ O2। याद रखिए एक बार फिर से याद करिए, मेटल सल्फेट है, मेटल सल्फेट को हीट करेंगे क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस SO3, टेम्परेचर 800 केल्विन से ज्यादा है, फिर किस में कन्वर्ट होगा? SO2 प्लस हाफ O2 में। चलिए मैं आपको कुछ इस पे रिएक्शन दे रहा हूं, पहले तो ये सॉल्व करिए आप। MgSO4 हीट किया, PbSO4, CaSO4, ZnSO4 को हीट करेंगे। आप बता सकते हैं? बस एक चीज ध्यान रखना है इसमें, एक्सेप्शन एक है, मतलब एक्सेप्शन क्या आपको समझ में आ जाएगा अभी। अगर आप FeSO4.7H2O है, वैसे आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा, याद करो, इसको ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन विट्रियोल। ठीक, इसको अगर आप हीट करोगे तो ये बनेगा FeSO4 में कन्वर्ट होगा, राइट। एक्सेप्शन क्या है, मैं चलिए उस पे आ रहा हूं, ठीक ना, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस। चलिए एक्सेप्शन वाले पार्ट पे आ रहा हूं अभी। पहले ये आप खुद से बताओ यार, MgSO4 तो ये बन जाएगा MgO प्लस SO3, गैस बाहर निकल गया, एरो अगर ऊपर दे दूं इसका मतलब है ये गैस है, उड़ गया, ठीक। PbSO4 ये बन जाएगा PbO प्लस SO3, गैस उड़ गया। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO3 गैस उड़ गया। जिंक ऑक्साइड प्लस SO3 गैस उड़ गया। यहां पे भी अगर आप सोचेंगे FeSO4 FeO प्लस SO3, मैक्सिमम लोगों का आंसर यही आएगा, लेकिन अफसोस यहां पे आता है Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2 गैस, इसीलिए इसको हमने एक्सेप्शन में लिखा है। एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे SO3 भी बनता है और साथ में SO2 भी बनता है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे दोनों गैसेस बनते हैं, इसीलिए मैंने इसको एक्सेप्शन लिखा है। बस ये एक्सेप्शन मतलब ये कुछ टेंशन नहीं लेना है, बस ये लिख दिया सो दैट आपको याद रहेगा, इस थोड़ा सा फोकस करना। ठीक है, आपको रिएक्शन आ गया, और अगर आपको फिर से थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, जैसे मान लीजिए आपको दे दे कि Li2SO4, Na2SO4, ऐसे डॉट 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 K2SO4, Rb2SO4, CH2SO4,
आपको बताना है ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। फर्स्ट, सेकंड, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ऐसे ही बेरियम सल्फेट। बताइए ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? इजीली बता सकते हैं आप। फिर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे। आपको पता है आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। की पॉइंट याद हो गया? आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अब इसमें यार लिथियम प्लस सोडियम प्लस रुबिडियम प्लस लास्ट में यहाँ पे सीजियम प्लस आ रहा है, साइज ऑफ केटायन इंक्रीज हो रहा है, राइट। आप देख रहे हैं कि पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो रहा है, पोलराइजेशन डिक्रीज हो रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, यहां भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो चलिए ये था सल्फेट के लिए। अब थर्ड रिएक्शन पे आते हैं। थर्ड रिएक्शन हमारा है मेटल नाइट्रेट के लिए। चलिए यहां पे रिएक्शन है कि किसी भी आप मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे तो यहां पे बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस हाफ O2, ये बनेगा। ठीक, लेकिन फिर से याद रखें ये किसके लिए वैलिड नहीं है, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनके लिए कुछ और होगा, देखेंगे अपन, ठीक ना। लेकिन बाकी सबके लिए मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस हाफ O2 मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिथियम नाइट्रेट है LiNO3, इसको हीट करेंगे, ये एक्सेप्शन में नहीं है। तो चलिए CuNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, यहाँ पे क्या बनेगा? Li2O प्लस NO2 प्लस हाफ O2। रिएक्शन में बैलेंस नहीं कर रहा हूं, चलिए ठीक ना। यहां भी CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 लिखे तो बैलेंस में नहीं करने वाला हूं अभी। लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ये तो हो गया जनरल सबके लिए कि मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 बनेगा, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लेकिन भाई अगर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हो गया तब क्या होगा? तब मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा, तो मेटल नाइट्रेट से मेटल नाइट्राइट बनेगा। क्या बनेगा? मेटल नाइट्राइट। ये क्या होता है? चलिए मैं लिख देता हूं ये भी कि फॉर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम मेटल नाइट्रेट को हीट करने से मेटल नाइट्राइट प्लस हाफ O2 मिलता है, राइट। लेकिन हाँ, अगर मेटल नाइट्राइट को भी बहुत ज्यादा हीट करेंगे आप, ठीक ना, बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो ये फिर कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड प्लस N2 प्लस O2 में। ठीक, अब चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक, फिर से क्वेश्चन है लिथियम नाइट्रेट, LiNO3, NaNO3, KNO3, RbNO3, रुबिडियम नाइट्रेट एंड सीजियम नाइट्रेट। सिमिलरली यहाँ पे बेरिलियम नाइट्रेट, BeNO3 होल ट्वाइस, MgNO3 होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम के बाद स्ट्रॉन्सियम नाइट्रेट एंड बेरियम नाइट्रेट। इनमें ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा आप इजीली बता सकते हैं। आप सेम ऑर्डर है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पोलराइजेशन डिक्रीज हो रहा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है?
ये है थर्ड। अब चलिए फोर्थ रिएक्शन पे आते हैं। एक और रिएक्शन आपको पता भी होगा शायद, मेटल बाइकार्बोनेट है। ठीक, मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो यहां से यार मेटल कार्बोनेट बनता है। समझ में आ रहा है? मीन्स मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करने से पहले तो क्या बनेगा, मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। लेकिन आपको पता है मेटल कार्बोनेट भी ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल कार्बोनेट हीट करने पे ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 में। क्लियर है? ये रिएक्शन सबके लिए है। क्या बोला मैंने, ये रिएक्शन सबके लिए है, लेकिन मेटल कार्बोनेट से मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 में एक्सेप्शन आपको पता है कौन कौन से, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एक्सेप्शन है। फिर से अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, वही लिथियम LiHCO3, लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसे पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम, सीजियम बाइकार्बोनेट, फर्स्ट। सेकेंड, बेरिलियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम बाइकार्बोनेट। बोलिए ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? आप बहुत इजीली गेस कर सकते हैं, वही सेम ऑर्डर यार। समझ में आया? तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखिए, ये तो हमने पॉलीएटॉमिक एनायन का पढ़ लिया। अब चाहे तो नोट में लिख सकते हैं ये पॉइंट, नोट में लिखिए। देखो यार मोनोएटॉमिक एनायन आपको समझ में आता है, O पे अगर 2- है तो 1 ऑक्सीजन है, ये मोनोएटॉमिक है। ये जो O2 पे 2- O2 पे माइनस और OH पे माइनस, ठीक, O2 पे 2- पेरोक्साइड आयन, O2 पे माइनस सुपर ऑक्साइड आयन, OH पे माइनस ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो इसमें भी 2 एटम है, 2 एटम है, 2 एटम है, तो इनको भी हम पॉलीएटॉमिक एनायन बोलते हैं। मीन्स इनके केस में भी आप देखेंगे कि ये भी जो थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड जो फॉलो कर रहे हैं, ये ऐसा ही ट्रेंड फॉलो करते हैं। ये 3 एनायन लिख लीजिए, इसमें लिखिए आप नोट में कि O2 2- O2- and OH- and OH- follow trend of O2 2- O2- and OH- follow trend of polyatomic anion, follow trend of polyatomic anion। क्लियर है? जैसे चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। O2 2- का Li2O2, Na2O2, K2O2, Rb2O2 एंड CH2O2। आपको फिर से यही बताना है ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, राइट? फर्स्ट, सेकेंड LiO2, Na-O2, KO2, Rb-O2, CS-O2, and third LiOH, Na-OH, KOH, RbOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड। आपको बताना है ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा। सोचिए, आप आंसर दीजिए। फिर से यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ वही इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ये भी पॉलीएटॉमिक एनायन का ट्रेंड फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ भी इंक्रीजिंग, यहाँ भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है? तो ये हमने देख लिया कि पॉलीएटॉमिक एनायन है तो थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। सिंपल है। तो ये फाइनेंस रूल का फर्स्ट एप्लीकेशन था। नेक्स्ट एप्लीकेशन अब आते हैं, सेकेंड एप्लीकेशन। इसमें अगर देखा जाए, मान लीजिए मैं 2 एग्जांपल लेता हूं, एक सिल्वर ऑक्साइड एंड Ag2S सिल्वर सल्फाइड। एक बार मैं ले लेता हूं FeOH होल ट्वाइस, एक बार FeOH होल थ्राइस।
राइट। आपको पता है कि वाटर में अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, वाटर तो लाइक डिजॉल्व लाइक, ये प्रिंसिपल आपको पता है, पहले ये समझो, लाइक डिजॉल्व लाइक, राइट। पोलर में पोलर सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर सॉल्युबल होता है। अब आपको भी पता चल गया होगा कि वाटर क्या है रे बाबा, वाटर पोलर है या नॉन पोलर है? तो ये वाटर पोलर कंपाउंड है। कैसे? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन के साइड में, इसका डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन के साइड में, नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर रहेगा, मीन्स ये कंपाउंड पोलर है, ठीक। और आयनिक कंपाउंड भी पोलर होते हैं, क्लियर है? तो ये बोलते हैं आयनिक कंपाउंड वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। अब इस पे आइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि Ag2O और Ag2S में कौन ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में, सिमिलरली FeOH होल ट्वाइस एंड FeOH होल थ्राइस में वाटर में कौन ज्यादा सॉल्युबल है? तो अब मैं एक काम करने वाला हूं, देखिए यहाँ पे केटायन Ag प्लस है, एनायन O पे 2 माइनस है, यहाँ पे केटायन Ag प्लस, केटायन तो सेम ही होगा, एनायन यहाँ पे O पे 2 माइनस है, यहाँ पे S पे 2 माइनस है, राइट। आपको पता है एनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, सल्फर का साइज ज्यादा होता है, एनायन का साइज इंक्रीज होगा, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। आयनिक कैरेक्टर कम है, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो पोलर में वाटर में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? आयनिक कंपाउंड वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए वाटर में मोर सॉल्युबल होगा। पॉइंट चमका गया? तो चलिए लिखिए, इसमें सेकेंड एप्लीकेशन में लिखिए कि Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O इज more soluble, Ag2O is more soluble than Ag2S, Ag2O is more soluble than Ag2S in water, Ag2O is more soluble than Ag2S in water because Ag2O has more ionic character, because Ag2O has more ionic character। क्लियर है? अब अगर आपको ये समझ में आ गया, अब आपको इसमें कंपेयर करना है FeOH होल ट्वाइस एंड FeOH होल थ्राइस में कौन ज्यादा सॉल्युबल है, आपको बताना है। दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए। फिर से कोवैलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर सही सोचना है। चलिए सोचिए सोचिए सोचिए। सिंपल है, फिर से OH माइनस OH माइनस कॉमन है, बात ही नहीं करेंगे। Fe पे चार्ज देखिए +2 है, यहाँ पे Fe पे चार्ज +3 है, राइट। केटायन पे चार्ज ज्यादा है, चार्ज ऑन केटायन इंक्रीज है, चार्ज डेंसिटी केटायन के रिस्पेक्ट में बात करना है तो आप चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बात करिए। तो अगर चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है मीन्स इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इट मीन्स इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है इसका मतलब वाटर में सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? तो चलिए लिखिए इससे नेक्स्ट पॉइंट ये भी कि FeOH होल ट्वाइस is more soluble than FeOH whole twice is more soluble than FeOH whole thrice। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। अब ये मुझे नेचर ऑफ ऑक्साइड में टाइप ऑफ ऑक्साइड नहीं पढ़ाना चाहिए, आप सबको पता है।
टाइप ऑफ ऑक्साइड में एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। रिवाइज कर सकते हैं आप। एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, बेसिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक कौन कौन से होते हैं। एम्फोटेरिक का की पॉइंट याद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनो जनाबे अली, वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐश करते हैं, याद है। फिर न्यूट्रल होता है, इतना क्लियर है। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में ये समझाया था कि मान लीजिए अगर ए के साथ ओ के साथ एच अटैच है, राइट, तो अगर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाए, ये बॉन्ड अगर यहां से ब्रेक हो जाए तो यार ये एसिड बन जाएगा, क्लियर है। लेकिन यार ये बॉन्ड अगर यहां से ब्रेक हो जाए तो OH माइनस बाहर जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। एक्सप्लेन किया था मैंने। और मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस से इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5, इसका 2.1, राइट, 2.1 2.2, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं डेल्टा एन वैल्यू से। वो मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से एक्सप्लेन किया था। अब एक कॉन्सेप्ट और है, मैं यहां से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखिए अब पोलराइजेशन से मैं एसिडिक कैरेक्टर कैसे कंपेयर करूंगा। तो देखो यार, एसिडिक कैरेक्टर या स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए यहां से बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया मतलब ये एसिड बन जाएगा। समझ में आया? अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए आपके पास कोई M प्लस है, केटायन है, और यहाँ पे OH माइनस है, OH माइनस। लेट्स से इमेजिन करिए, आप इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन क्या होगा। केटायन एनायन, इनमें ये इसको पोलराइज करेगा, क्लियर है। अब देखो यार, अगर ये केटायन एनायन को बहुत ज्यादा पोलराइज करे, पोलराइजेशन समझ में आता है आपको? अगर ये बहुत ज्यादा पोलराइज करे मींस इस O माइनस की इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया? तो अगर यहां पे केटायन का पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा, मैं लिख देता हूं, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन इंक्रीजेस। अगर पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन इंक्रीज होगा मतलब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। अगर ये अपनी साइड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन एंड M के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मींस यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। मींस मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन M एंड O इंक्रीजेस। अब क्या हुआ भाई कि सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन अब आगे M और O के बीच में, तो ये जो O और H के बीच में इलेक्ट्रॉन है, अगर इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन से अटैच जो दूसरा बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा। तो आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन O एंड H डिक्रीज होगा। ये पॉइंट समझ में? आप पोलराइजेशन इंक्रीजेस मींस पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन M एंड O इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन O एंड H डिक्रीजेस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम हो गए भाई साहब। अब ये बॉन्ड फटाक से ब्रेक हो जाएगा। अब जब इस बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये बॉन्ड तो बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ मींस OH बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, OH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। तो ये OH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया तो यहां से ये बॉन्ड फटाक से ब्रेक होगा। फटाक से ब्रेक होगा तो H प्लस फटाक से देगा, H प्लस फटाक से देगा मतलब ये एसिड बन गया। मींस अगर OH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीजेस। तो अब इतनी स्टोरी अब आपको याद नहीं रखना, बस एक लाइन का स्टोरी याद रख लीजिए। की पॉइंट क्या है, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बस समझ में आया? तो मैं लिख सकता हूं यहां पे एक लाइन हम ये लिख सकते हैं, की पॉइंट सिर्फ ये है। अब जो याद रखना है आपको कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। बस ये की पॉइंट है आपका।
समझ में आ रहा है क्या? सिंपल है। जैसे आपने प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया भी होगा, जैसे चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, राइट, इनके मान लीजिए ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कुछ भी है, ठीक। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो फिर साइज ऑफ केटायन, चार्ज तो सेम है, साइज ऑफ केटायन इंक्रीजेस, साइज ऑफ केटायन इंक्रीजेस, तो फिर चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस। मैं बोल सकता हूं कि पोलराइजिंग पावर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीजेस। यार एक चीज मत समझना कि Li प्लस का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं। क्या कंपेयर कर रहे हैं? अगर इनका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड मिल जाए, ओए समझो यार, अगर इनका ऑक्साइड, लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, रुबिडियम का ऑक्साइड, सीजियम का ऑक्साइड, इनका ऑक्साइड दे दे और आपसे पूछे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो मैं क्या करूंगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका पोलराइजिंग पावर कंपेयर करूंगा और फिर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूंगा। सिर्फ मैं Li प्लस का कंपेयर नहीं कर रहा हूं, Li प्लस का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहा हूं। समझ में आया क्या? चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, सीजियम ऑक्साइड, सेकेंड बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड, Al2O3, MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, MnO, Mn3O4, Mn2O3, Mn2O7 एंड सिक्स्थ है CrO, Cr2O3, CrO2, CrO3। ये आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। चलिए यहां पे समझते हैं, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है यार। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सबके ऑक्साइड हैं, आप ऊपर से ही कंपेयर कर सकते हो यार। पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, तो क्या होगा? डिक्रीजेज। ये भी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, आप यहां से भी कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आप पीरियोडिक टेबल से भी कर सकते थे। पता है कैसे? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सी एसिड के लिए मैंने बताया है कि इनके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। टॉप टू बॉटम में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। कुछ नहीं चमका, टॉप टू बॉटम आओगे पीरियोडिक टेबल में, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो
to basic character increases, acidic character decreases. ये पढ़ाया था वहां पे, वैसे भी आप कर सकते थे. अब देखिए Al2O3 MgO CaO में Mg एंड Ca में Mg का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, साइज कम है, तो अगर पोलराइजिंग पावर कम है, सॉरी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो फिर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. Mg2+ और Al3+ में Al3+ का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, याद है. वैसे भी आपको ये पता था यार कि ये एम्फोटेरिक होता है, ये एम्फोटेरिक है और ये सब बेसिक होते हैं. ऑफ कोर्स एम्फोटेरिक एंड बेसिक में एम्फोटेरिक का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. ये भी आप ऐसे ही कर सकते हो, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, बाकी सब बेसिक है, तो एम्फोटेरिक का ज्यादा होगा. फिफ्थ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है. एक की पॉइंट मैंने वहां भी बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज. क्लियर है. यहाँ भी लॉजिक से समझ सकते हैं, मैंगनीज पे +2 चार्ज, यहाँ पे +8/3 फाइंड कर सकते हो आप, यहाँ पे +3 +4 +7 ये होगा. तो अब यार यहाँ पे चार्ज ऑन केटायन इंक्रीजेस, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. ये वाला एसिडिक होता है, ये वाला बेसिक होता है, बीच वाले एम्फोटेरिक होते हैं. क्रोमियम पे +2, यहाँ पे +3 +4 +6. चार्ज ऑन केटायन इंक्रीजेस, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. क्लियर है क्या. इसमें एसिडिक कैरेक्टर में आप एक चीज ध्यान में रख सकते हैं, चाहो तो नोट में लिख लो. जो चार्ज डेंसिटी होता है इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है चार्ज बाई साइज. ठीक. तो अगर चार्ज डेंसिटी फाई इंक्रीज होगा, चार्ज डेंसिटी ऑफ केटायन इंक्रीजेस, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. मींस फाई ज्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, फाई कम होगा तो फिर एसिडिक कैरेक्टर कम होगा. क्लियर है. तो आप नोट में पॉइंट लिखिए कि नेचर ऑफ एसिड, इन केस कभी पूछ दे इसके लिए बस ये डेटा दे देता हूं. नेचर ऑफ एसिड कैन बी प्रेडिक्टेड बाई, नेचर ऑफ एसिड कैन बी प्रेडिक्टेड बाई square root of ionic potential. Ionic potential means कुछ नहीं, just charge density. So nature of oxide can be predicted by square root of ionic potential. Ionic potential means ये just charge density. अगर square root of charge density find कैसे करते हैं, आपको चार्ज देते हैं, जैसे मान लीजिए Be2+ है, इसमें चार्ज 2 है, तो चार्ज का वैल्यू 2, साइज इसका, आप जो भी इसका रेडियस है ये फाइंड करिए, वो डेटा दिया रहेगा. तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 ग्रेटर देन 2.1 है, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू 2.1, एक केस स्क्वायर रूट ऑफ 5 लेस देन 2.1. तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 ग्रेटर देन 2.1 है, मीन्स ये एसिडिक होगा, इक्वल टू 2.1 है मतलब ये एम्फोटेरिक होगा, और अगर लेस देन 2.1 है मीन्स ये बेसिक होगा. बस ये आप याद रख सकते हैं, ठीक ना, इनकेस कभी एग्जाम में पूछा तो. नेक्स्ट आते हैं, ये शायद थर्ड या फोर्थ था, थर्ड था नेचर ऑफ ऑक्साइड. फोर्थ पे आते हैं, आपको एक और एप्लीकेशन देखिए, BeF2, BeCl2, BeBr2, BeI2, फिर AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3, MgF2, MgCl2, MgBr2 and MgI2, LiF, LiCl, LiBr,
लिथियम आयोडाइड, फिर सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, चलिए मैं लिख देता हूँ सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड। आप इसी सीक्वेंस में 25 कंपाउंड इसी सीक्वेंस में लिखें, फिर अपन आ रहे हैं। चलिए आई होप आपने लिख लिया होगा। देखो यार, ये जो मैंने टेबल बनाया है, ठीक ना, मतलब टेबल बनाया नहीं है, इमेजिन करिए कि टेबल है 5 का। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे सब में, तो सिर्फ एनायन चेंज हो रहा है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, राइट। और ये साइज ऑफ एनायन इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो पोलराइजेशन, दिमाग लगाना और आंसर देना, पोलराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्लियर है? मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट थिंग, Na प्लस और Li प्लस में नीचे से ऊपर जा रहे हैं, Na प्लस कैटायन, Li प्लस कैटायन, बस एक इस आप ग्रुप में देखें, Na प्लस Li प्लस में Li प्लस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, Li प्लस और Mg2 प्लस में Mg2 प्लस का ज्यादा है, Mg2 प्लस और Al3 प्लस में Al3 प्लस का ज्यादा है। और मैंने आपको बताया था, ये याद रखना, Al3 प्लस और Be2 प्लस में Be2 प्लस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। मींस एक तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कंपाउंड इनमें से कौन सा है, सबसे पहले आप ये गेस करो, सबसे ज्यादा कोवैलेंट कंपाउंड एक तो ऊपर का होगा और इस साइड का होगा, मतलब सबसे ज्यादा कोवैलेंट कंपाउंड ये है, बेरिलियम आयोडाइड। क्लियर है? तो अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली, तो जो नीचे वाला मतलब सोडियम कैटायन है, इसका पोलराइजिंग पावर बहुत ही कम है, तो इसके जो कंपाउंड होते हैं वो सारे ही आयोनिक होते हैं। ऊपर बेरिलियम 2 प्लस का, बेरिलियम 2 प्लस का अगर देखा जाए पोलराइजिंग पावर, तो फिर बेरिलियम 2 प्लस का पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। मींस इस केस में क्या होता है कि इसके सारे ही कंपाउंड कोवैलेंट होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज इसका पोलराइजिंग पावर बहुत ही ज्यादा होता है। क्लियर है? मतलब अगर प्रैक्टिकली अगर मैं आपको डेटा दूं, तो यहां से बेरिलियम के कंपाउंड AlCl3, AlBr3, Li3, ये जो कंपाउंड है, बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम ब्रोमाइड, बेरिलियम आयोडाइड, AlCl3, AlBr3, Li3, इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि इनको बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक, तो ये दे आर कोवैलेंट। ठीक, फिर नीचे वाले इनमें और इधर लेफ्ट में ये जो कंपाउंड दिख रहे हैं, इनमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्लियर है? लेकिन ये जो मिडल वाले हैं, इनको अपन बोलते हैं प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट कंपाउंड, या प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट इन कैरेक्टर, प्रीडोमिनेंटली कैरेक्टर होता है इनके पास। ठीक, तो आपको याद रखना है कि BF2, BCl2, BBr2, BI2, AlCl3, AlBr3, Li3, ये एकदम कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। वैसे यूजुअली क्या होता है, मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, मेटल है नॉन मेटल है, इन जस्ट बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ये कंपाउंड कोवैलेंट होते हैं। नीचे वाले ये जो मेटल नॉन मेटल के बीच में, इनमें पोलराइजेशन कम है तो ये आयनिक होते हैं, इनमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। और जो मिडल वाला कंपाउंड है, मिडल वाला मीन्स MgCl2, MgBr2 और MgI2 और प्लस LiCl, LiBr, Li, ये बेसिकली प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट होते हैं। क्लियर है?
मतलब प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट इसलिए होते हैं कि इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर, मतलब अगर देखा जाए इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है आयोनिक कैरेक्टर से। आपको पता है ना परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना, तो इनके में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है आयोनिक कैरेक्टर से, लेकिन इनमें जो बॉन्ड होता है, बट बॉन्ड इज आयोनिक। लेकिन बॉन्ड आयोनिक होता है। अब ये क्या बकवास हुआ, आयोनिक बॉन्ड है और कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर से। इसका मतलब ये है कि इनको अगर आप वाटर में डालोगे फिर तो ये इजीली आयंस में, वाटर में या फिर जब इनको आप गर्म भी करोगे तो ये आयंस में ब्रेक होते हैं। Li प्लस बी आर माइनस Li प्लस सी एल माइनस इनमें ब्रेक होते हैं, इसीलिए इनमें बोलते हैं आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक, लेकिन अगर देखा जाए कोवैलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर में, तो इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर का परसेंटेज 50% से ज्यादा होता है, इसलिए इनको बोलते हैं प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट कैरेक्टर। क्लियर है? और इन सब में आयनिक परसेंटेज ज्यादा होता है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, इन सब में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। क्लियर है? तो ये आप नेचर ऑफ कंपाउंड का ध्यान रखें। राइट, चलिए अपन, ये तो हो गया अपना एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। नेक्स्ट क्लास में अपन लैटिस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो भी मैंने आपको बताया था मोनोएटॉमिक के केस में आप कैसे कंपेयर करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी, वो अपन नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।